और बड़ी खबर है जयपुर से, जहां विस्फोटक पदार्थ का जखीरा बरामद किया गया। 82 क्विंटल 64 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। 2095 नग जिलेटिन, 3250 मीटर फ्यूज वायर भी बरामद किया गया है। 1600 से ज्यादा डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रिहायशी मकान में विस्फोटक का गोदाम बना रखा था। पुलिस ने हरमाड़ा में बड़ी कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच सीएसटी की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। 2095 नग जिलेटिन की छड़ें यहां से बरामद की गई है। 3250 मीटर फ्यूज वायर भी यहां से बरामद किया गया है। 1600 से ज्यादा डेटोनेटर बरामद किए गए हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रिहायशी मकान में अवैध विस्फोटक का गोदाम इन्होंने बनाया हुआ था। बड़ी खबर जयपुर से टीवी स्क्रीन पर। राजधानी जयपुर में विस्फोटक पदार्थ का जखीरा बरामद, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 82 क्विंटल 64 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। 2095 नग जिलेटिन, 3250 मीटर फ्यूज वायर भी बरामद किया है। किस काम आता है ये पूरा सामान? बहुत संजीदा मामला है। विष्णु, कौन सा इलाका है हरमाड़ा इलाका? किस तरह का ये इलाका है? किस तरह के लोग यहां रहते हैं और जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या नाम उनके हैं और किस काम ये सामान आता है? जरा विस्तार से बताइए विष्णु। देखिए, जयपुर के हरमाड़ा इलाके में जो गोरा की ढाणी है, वहां पर जयपुर कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई है, जिन्होंने विस्फोटक पदार्थ जो भारी मात्रा में थे, एक मकान के रिहायशी मकान में गोदाम बना रखा था। वहीं पे भारी मात्रा में ये विस्फोटक छुपा रखे थे, जिसमें ये दोनों भाई बताए जा रहे हैं, जिनमें एक का नाम गोपाल लाल, दूसरे का नाम कालूराम बताया जा रहा है। ये दोनों पिछले करीब 2 से 3 सालों से अवैध विस्फोटक पदार्थों के खरीद फरोख्त के मामले से जुड़े हुए थे। तो बताया जा रहा है कि नीमका सीकर जिले में नीमका थाना का रहने वाला जो जगदीश सिंह है, उसने विस्फोटक पदार्थ उनको भेजा था। और जयपुर जिले में आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो खनन का काम होता है, वहीं पर इन विस्फोटकों का उपयोग किया जाता, लेकिन अवैध तरीके से, जिसका लाइसेंस नहीं लिया हुआ था, इन विस्फोटकों का उपयोग किया गया। जी, किस तरह पुलिस को जानकारी मिली, किस तरह ये कार्रवाई की गई? देखिए, स्थानीय लोगों से जो सीएसटी के जो 2 कांस्टेबल थे, अनिल कुमार और विकास, उन दोनों को सूचना मिली थी कि हरमाड़ा इलाके में गोरा की ढाणी है, जहां पर दो भाई हैं जो अधेड़ उम्र के हैं। वे उनके घर में एक गोदाम है, जहां पर उन्होंने काफी भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक छुपा रखा है। इस पर खलील अहमद सीआई की सुपरविजन में जो टीम ने वहां छापा मारा और भारी मात्रा में जो डेटोनेटर्स वगैरह थे, इन अवैध जो विस्फोटकों को वहां से बरामद किया गया। अभी तक की जानकारी में यही सामने आया कि सीकर के रहने वाले एक व्यक्ति ने इनको ये विस्फोटक पदार्थ भेजा था और अवैध माइंस जो ब्लास्टिंग वगैरह होती है माइंस में, उसमें इस काम को लिया जा रहा था। तो ये यहाँ से कहीं और सप्लाई किया जाना था सामान? देखिए, ये जो लोग पहले सीकर से माल इनको यहाँ भेजा गया था, उसके अलावा फिर ये लोग जो जयपुर में माइंस का काम करते हैं, उनको लोग भेजते हैं। उसके अलावा बताया जा रहा है, ये भी सामने आया पड़ताल में, कि 30% मुनाफा कमाकर, यानी कि यदि कोई 7,000 रुपए किलो के, मतलब 50 किलो का कट्टा, अवैध विस्फोटक का कट्टा, 50 किलो का कट्टा यदि 7,000 रुपए में खरीदते थे, तो उसको करीब 15,000 से 20,000 तक की रेट में ये लोग आगे जो माइनिंग का जो काम करने वाले लोग हैं, उनको बेचा करते थे। उसके अलावा कई जो विस्फोटक हैं, उसको 30% मुनाफे के साथ में ये लोग बेचने का काम करते थे। तो ऐसे में बड़ा मुनाफा कमाने के लिए ये लोग कितने वक्त से काम, ये धंधा यहाँ पर चल रहा था, कुछ पता चल पाया? जी बिल्कुल, देखिए, पुलिस की प्रारंभिक जो इंट्रोगेशन उसमें सामने है कि पिछले 2 से 3 साल से ये दोनों जो आरोपी थे, कालूराम और गोपाल लाल, जो दोनों सगे भाई हैं, इस अवैध विस्फोटक पदार्थ के कारोबार को कर रहे थे। उसके अलावा यह भी सामने है कि इस पूरे विस्फोटक को रखने के लिए जो एक लाइसेंस चाहिए होता है, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं मिला है। उल्टा ये अपने घर में, यानी इसको छिपाए रखा था। यदि कभी कोई बड़ा घटना होती, माना कोई आगजनी घटना होती, तो बहुत बड़े धमाके और कई लोगों की जान यहाँ पर जा सकती थी। ऐसे में इनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अवैध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और अब जांच जारी है। जी, आप बता रहे हैं ये एक रिहायशी मकान में ही गोदाम बना रखा था। इलाका ये रिहायशी इलाका है ये वाला पूरा? जी बिल्कुल, देखिए, ये जो पूरा इलाका है वो जो रिहायशी इलाका है, और हरमाड़ा में गोरा की ढाणी, यानी कोई गांव है मोहनबाड़ी, हरमाड़ा इलाके में मोहनबाड़ी गांव में एक ढाणी है, जहां पर ये अपने मकान में इस पूरे अवैध विस्फोटक के जखीरे को छुपा कर रखे हुए थे। आमजन को जब आज पुलिस की कार्रवाई के बाद में जब ये मालूम चला, तो वहां पर भी काफी लोग दहशत में आ गए और लोगों को ये लगा कि यदि यहाँ पे कोई बड़ी घटना होती, माना कोई आगजनी की घटना होती या ये विस्फोटक में जरा भी कुछ कोई चिंगारी होती, तो शायद ये पूरा गांव, ये पूरी ढाणी वहां दहल सकती थी। जी हाँ, ये बड़ा मामला है विष्णु। 3 साल से लोग यहाँ पर विस्फोटक
बना रहे हैं, विस्फोटक तैयार कर रहे हैं और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं थी। देखिए बिल्कुल, अगर लोकल पुलिस की बात करें, हरमाड़ा पुलिस की बात करें, उनको यानी बीट प्रणाली जिसको कि वेस्ट विलेज में मजबूत करने का काम भी कहा जा रहा था, यदि बीट कांस्टेबल तक को भी इस पूरे घटनाक्रम का मालूम नहीं चलता है और इसकी पूरी जो भनक है वो कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम के सिपाहियों को लगती है, तो ऐसे में लोकल पुलिस पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आपकी बीट में आपको ये पता नहीं चल पाता कि ये कितने बड़े। चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई है, हरमाड़ा में बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने। रिहायशी मकान में विस्फोटक का गोदाम बना रखा था और यहां से अब क्राइम ब्रांच की सूचना पर कार्रवाई की गई। 2095 नग जिलेटिन की छड़ें यहां से बरामद की गई है और 1600 से ज्यादा डेटोनेटर भी बरामद किए हैं। बड़ी खबर जयपुर से। और भरतपुर से खबर है, भरतपुर में पुजारी को धमकी देने का मामला। मंदिर के पहले पुजारी ने ही इस पुजारी को धमकी दी थी। पुजारी का नाम, जिसने धमकी दी है उसका नाम मनोज शास्त्री बताया जा रहा है। उसने उसको और उसकी पत्नी को अब गिरफ्तार कर लिया है। पुजारी मनोज शास्त्री और उसकी पत्नी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। कॉलेज प्रशासन ने इस पुजारी को हटा दिया था। इसके बाद इस पुजारी ने धमकी भरा खत मंदिर के बाहर चस्पा कर दिया था। ये खत इसने खुद नहीं लिखा था। इसने पूछताछ में बताया कि अगर मैं लिखता तो हैंडराइटिंग से पहचान की जा सकती थी, तो इसने इस खत को अपनी धर्म पत्नी से लिखवाया और अब ये दोनों शख्स, पति पत्नी दोनों पुजारी, ये अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बड़ी खबर। हमें प्रारंभ से ही लग रहा था कि किसी सिर पीछे की करतूत है। हमने फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ पुलिस जाब्ता भी लगाया गया और मंदिर के पुजारी से भी जानकारी ली गई भी कोई घटना है, तो उन्होंने हमें आभास किया कि अभी 3 माह से ये पुजारी है, पूर्व में जो पुजारी है वो भी रंजिश इसमें रखते हैं, तो हमारा फोकस उधर भी एक था। दूसरा, हमने वहाँ के आसपास के CCTV भी चेक किए और वहाँ की जो भी हमें तकनीकी अनुसंधान या जांच करनी थी वो सारी की गई। तो हमें पाया गया कि रात की 3:45 बजे के आसपास, 3:47 के आसपास कोई एक व्यक्ति अपने एक साइकिल पर जा रहा है। उसकी पहचान की गई तो वो पूर्व पुजारी ही निकले। तो उनको पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बात स्वीकार भी की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मेरी लिखावट से लिखता तो कोई पहचान में आ जाती, इसने मेरी पत्नी से लिखावट लिखाई। खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा में एक युवक को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है। महफूज नाम के युवक पर धमकी देने का आरोप लगा है। धमकाने वाले ने फेसबुक पर लिखा है कि एक की गर्दन कटी तो भी शांति से नहीं बैठोगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, एक युवक को धमकी दी है। जिस व्यक्ति ने धमकी दी है उसका नाम महफूज बताया जा रहा है। महफूज है ये व्यक्ति। महफूज नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर धमकी भरे शब्द लिखे, कहा एक की गर्दन कटी फिर भी शांति से नहीं बैठोगे। अब पुलिस ने संज्ञान में लिया है इस पूरे मामले को, जांच की जा रही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करने की मांग को लेकर आज दौसा के खुर्रा गांव से जयपुर के लिए पैदल यात्रा रवाना हुई। ये पैदल यात्रा जैसे ही मंडावरी में मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास पर पहुंची तो जमकर हंगामा हुआ। समाजसेवी राजेश्वरी मीणा के नेतृत्व में निकाली जा रही इस पैदल यात्रा के दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा को ज्ञापन दिया। पैदल यात्रा के रूप में ज्ञापन देने पहुंचे लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी कि वे ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए संशोधित DPR भिजवाएं। काफी देर तक जब पैदल यात्रा के रूप में पहुंचे लोग मंत्री से बात करते रहे तो मंत्री जी ने आपा खो दिया और वो खड़े हो गए। इस दौरान उन्होंने समाज सेवी राजेश्वरी मीणा सहित ज्ञापन देने आए लोगों को बाहर निकालने की बात कही और पुलिसकर्मी को बुला लिया। इस दौरान पुलिसकर्मी ने भी बिना महिला कांस्टेबल के ही ज्ञापन देने आई समाजसेवी महिला को मंत्री आवास से बाहर निकाल दिया। इस दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा और समाजसेवी महिला के बीच जमकर नोकझोंक हुई और तीखी बहस भी हुई। अजमेर विवादित नारा मामले में पुलिस रिमांड पर गौहर चिश्ती से पूछताछ जारी है। पुलिस ने बरामद किए गौहर के 3 मोबाइल बरामद किए पुलिस ने और अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप में
बताया जा रहा है गौहर शामिल था। एनआईए की टीम ने अब पड़ताल शुरू कर दी है। एनआईए टीम ने जांच अधिकारी समेत एसपी से चर्चा की है। गौहर के स्थानीय संपर्क सूत्रों से भी पड़ताल की जा रही है। हालांकि एसपी एनआईए की मौजूदगी से इनकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। रविवार को जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया। राजस्थान के जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने धनखड़ को शुभकामनाएं भी दी। जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत से बातचीत में कहा कि आज देश भर के आदिवासियों और किसानों में उत्साह की लहर है। एक किसान के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में ही संभव है। ये देश के लिए बड़े गौरव और ऐतिहासिक क्षण है। उपराष्ट्रपति पद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को प्रत्याशी बनाने के बाद राजस्थान सहित पूरे देश भर में खुशी की लहर है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, राजस्थान के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले राज्यपाल जगदीप धनखड़ को प्रत्याशी बनाया एनडीए ने उपराष्ट्रपति। किस तरीके से देखते हैं? न केवल राजस्थान के लिए बल्कि समस्त भारत के किसानों के लिए और जो पिछड़ा वर्ग है उन सब के लिए खास तौर से एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक किसान पुत्र गांव से आने वाला, जिसने खुद अपने आप मेहनत करके राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, इन सब में अच्छा काम करा, देश सेवा करी और गवर्नर बने और गवर्नर के बाद आज उन्हें अवसर मिल रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए एक अवसर मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना शानदार चयन करा। देखिए, एक तरफ आदिवासी, पहली आदिवासी महिला जिन्होंने अपनी सेवा करी पूरे जीवन भर इस देश की, उन्हें अवसर मिल रहा है, वो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं और उन्हीं के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए एक किसान पुत्र जो गांव में किलोमीटर तक चल के जाते थे अपने स्कूल जाने के लिए, न जाने सैकड़ों नौजवानों के लिए आज एक भरोसा होगा, विश्वास होगा कि आज के नए भारत के अंदर मेरिट काउंट्स, देश सेवा काउंट्स, और ये आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। हम सबको बहुत गर्व है आज धनखड़ साहब के लिए। और ये भी राजस्थान के लिए खास बात है कि पहले श्री भैरव सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं और अब फिर राजस्थान को मौका मिल रहा है। और एक तरह से तो आप देखें तो पार्लियामेंट के दोनों सदन के अंदर राजस्थान की एक प्रेजेंस रहेगी। राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के बाद सीकर से सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि एक किसान पुत्र को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार। पहले तो मैं माननीय जगदीप जी धनखड़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उसके बाद में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को। जगदीप जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसान के पुत्र हैं और गांव से निकल कर के पहले
सैनिक स्कूल में पढ़े, उसके बाद कॉलेज में पढ़े, फिर लॉ किया, उसके बाद राजस्थान में वकालत की हाई कोर्ट में, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में वकालत की, सांसद, केंद्रीय मंत्री और विधायक रहे। तो एक अनुभवों का खजाना है। और ऐसे व्यक्तित्व के धनी को, जिनके पास में विद्या अनुभव दोनों ही हैं, उनको उपराष्ट्रपति का चयन किया है। मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्र के लिए तो गौरव की बात है ही, राजस्थान के लिए उससे अधिक है। एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो किसान संगठन का एक समूह दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचा। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद देने। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया, किसानों का धन्यवाद किया। जेपी नड्डा ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ किसान परिवार से हैं, किसान पुत्र हैं। इस समय हम दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है और आपको बता दें यहाँ जश्न का माहौल है। तस्वीरें देखिए सीधे बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर की, यहाँ पे जश्न का माहौल है। ये सभी किसान आज पहुंचे थे। कल जब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा हुई, उसके बाद से यहाँ पर सभी लोगों में जोश है। किसान अपना समर्थन देने पहुंचे थे, किसान संगठन के लोग पहुंचे थे, बीजेपी के आला अधिकारी भी पहुंचे थे। यहाँ पर आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने सभी का संबोधन किया। सभी जो किसान थे उनको धन्यवाद दिया है, प्रधानमंत्री की तरफ से धन्यवाद दिया गया। और तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर जो है किसान नेता मौजूद हैं और इन सभी को धन्यवाद देने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये किसान जो है, किसान संगठन कुछ राजस्थान से, कुछ हरियाणा से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर किसान पहुंचे थे और अपना समर्थन और धन्यवाद देने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहुंचे थे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। और कोटा से बड़ी खबर है, मेडिकल नीट परीक्षा में यूनिफॉर्म गाइडलाइन पर बहस हुई। मोदी कॉलेज सेंटर पर कुछ अभ्यर्थी पहुंचे, हिजाब में ही परीक्षा देने पर यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी पहुंचे और हिजाब में परीक्षा देने पर अड़ी हुई हैं ये परीक्षार्थी। लेकिन हिजाब में परीक्षा केंद्र में प्रवेश पर आड़े आ रहा है यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल। लेकिन आखिरकार केंद्र प्रबंधन ने हिजाब में ही परीक्षा में बैठने की इजाज़त दे दी है इन्हें। प्रबंधन को ही झुकना पड़ा, हिजाब में ही परीक्षा आप देंगी तमाम महिला परीक्षार्थी। कोटा में पंजीकृत 19,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नीट परीक्षा में यूनिफॉर्म गाइडलाइन पर बहस हो गई। कुछ महिला परीक्षार्थी यहां पर पहुंची, उन्होंने कहा कि हम तो हिजाब में ही परीक्षा देंगे। मोदी कॉलेज सेंटर की यह घटना है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पर यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल आड़े आ रहा था, लेकिन अब प्रबंधन को ही झुकना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, आप परीक्षा दीजिए, हिजाब में ही दीजिए। कोटा से बड़ी खबर। उन्नीस 19,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर यह मामला मोदी कॉलेज सेंटर का है, जहाँ पर कुछ परीक्षार्थी हिजाब पहनकर पहुंची। तो कुछ गाइडलाइन होती है परीक्षा दिलवाने की, यूनिफॉर्म गाइडलाइन होती है, हर कॉलेज की होती है। परीक्षा देने आप जाते हैं जब होती हैं, अब आप कुछ भी तो पहनकर नहीं जा सकते ना वहाँ पर। लेकिन जब हिजाब पहनकर पहुंची ये महिला छात्राएं, ये युवतियाँ, तो परीक्षा केंद्र संचालक ने वहाँ पर जो जांचकर्ता बैठाए हुए थे, उन्होंने कहा, आपत्ति जताई कि हिजाब में परीक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन ये परीक्षार्थी अड़ गई। इन्होंने कहा कि हम हिजाब में ही परीक्षा देंगे। इसके बाद प्रबंधन को ही आखिर में घुटने टेकने पड़े। प्रबंधन ने कहा आप परीक्षा तो दीजिए। ये तस्वीरें भी देखिए आप। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश,
क्या समस्या थी अगर बिना हिजाब के परीक्षा दी जाती तो? जी सवाल दिमाग में नहीं आते, पेपर गलत हो जाता, क्या होता? जिस प्रकार परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा कर्मी और पुलिस अपनी गाइडलाइन बता रहे थे, उसी तरह जो अभ्यर्थी थे वो भी अपना तर्क दे रहे थे। और तर्क वितर्क के दौरान जब पुलिस कर्मियों को लगा कि नहीं, ये मामला कहीं आगे बढ़ने वाला है, तो फिर वहां जहां प्रबंधक थे वहां तक ये बात पहुंची और वहां से लिखित में ये लिया गया कि इसके बाद में यदि हिजाब के दौरान आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी या नकल जैसी सिचुएशन बनी, क्योंकि आप गाइडलाइन की विपरीत परीक्षा दे रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। ये लिखित में करवाने के बाद में उनको हिजाब पहने हुई परीक्षा दिलवाने के लिए सहमति जताई और वो परीक्षा दी। ये मोदी कॉलेज जो दादावाड़ी इलाके की ये प्रवेश के समय की घटना है। हालांकि पुलिस अधिकारी व महिला पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद थी, समझाइश भी किया था। कितनी छात्राएं ऐसी थी जो हिजाब में पहुंची थी वहां, जिनसे बात की गई ये नहीं मानी? कितनी छात्राएं थी? मोदी कॉलेज में 900 से अधिक अभ्यर्थियों का आज नामांकन है, जिसमें से 5 के करीब जो हिजाब में पहनकर अभ्यर्थी। और क्या इस तरह की तस्वीर किसी अन्य सेंटर से भी सामने आई? फिलहाल इस तरह का कोई मामला नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि हिजाब पहनकर जो सबसे ज्यादा जो तादाद थी वो मोदी कॉलेज में है। फिलहाल ये बताया जा रहा है। हालांकि इस तरह की और कोई जो बात सामने नहीं आई, लेकिन फिलहाल पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी। एक आखिरी सवाल, क्या आगे के लिए इन्हें ताकीद किया गया है कि आगे से आप हिजाब में ना आए, या अब इनके लिए छूट दे दी जाएगी? क्योंकि ये अभ्यर्थी अब वापस कब परीक्षा देंगे इसको लेकर कोई पूरी तरह से संशय बना हुआ, लेकिन अब यह बात पुलिस के अधिकारियों और जो परीक्षा करवा रहे हैं उनके जो अधिकारियों तक पहुंची है। क्या होगा जब वापस ये परीक्षा सेंटर जब ये परीक्षा देखकर बाहर। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। केंद्र प्रबंधन ने हिजाब में ही आखिर में परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है। 5-6 युवतियां पहुंची थी हिजाब पहनकर परीक्षा देने के लिए और अड़ गई। सुनिए क्या बच्चे सब तरह के आ रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़े मोमडन समाज के 4-5 बच्चे आई हैं जो हिजाब कैरी करती हैं। उसमें थोड़ी समस्या आई है। प्रिंसिपल साहब ने उनसे फिर लिखित में लेटर लेके कि कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी, इस तरह से लिख के लेटर दे दीजिए, और चेकिंग करके अलाउ किया गया है। खबर कोटा से है। कोटा में एक व्यापारी को धमकी मिल रही है। कोटा निवासी क्लॉथ व्यापारी को धमकी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से बदमाश कॉल कर रहे थे। उदयपुर के कन्हैया लाल की तरह हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित सुरेश ने बोरखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। सुरेश ने पुलिस से परिवार और अपने लिए सुरक्षा मांगी है। ये देखिए एक और मामला आया है। इस बार ये खबर कोटा से है, जहां एक व्यापारी को धमकी दी है। अब सुरक्षा की गुहार लगा रहा है व्यापारी। धमकी का मामला, कोटा निवासी क्लॉथ व्यापारी को धमकी मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से बदमाश कॉल करके धमकी दे रहे हैं। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से जुड़ गए हमारे साथ। फिर से ओम प्रकाश, एक और मामला, फिर से उदाहरण कन्हैया लाल का ही दिया जा रहा है। कौन है ये लोग, कहां से कॉल आ रही है? पुलिस की जांच में क्या कुछ अब तक खुलासा हुआ है? ओम प्रकाश फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से। एक एक कर प्रदेश की तमाम जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। ओम प्रकाश जुड़ गए हमारे साथ। ओम प्रकाश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी। कौन थे ये लोग, पता चल पाया पुलिस क्या कर रही है? जी, अभी तक इस मामले में पता नहीं चल पाया है कि ये कौन लोग थे, लेकिन बताए जा रहे हैं कि बाहर से अंतर्राष्ट्रीय ये कॉल बताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो पीड़ित है व्यापारी, उनको सुरक्षा प्रदान कर दी है। 2 पुलिस के जवान उनके घर के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। और ये किसी लिंक को शेयर करने के दौरान की घटना है। उसको सेम कन्हैयालाल जो उदयपुर हत्याकांड हुआ था उसी तरह ये धमकी दी गई है कि आपकी भी गर्दन काट दी जाएगी। उसके बाद में जब गर्दन काटने की बात आने के बाद वो पीड़ित परेशान हो गया और फिर उन्होंने बोरखेड़ा थाना में जाकर धमकी क्यों दी गई इस व्यापारी को? आपने बात करने की कोशिश की, जानना चाहा क्यों इसे धमकी दी गई? क्या इसने भी कोई नुपुर शर्मा से संबंधित पोस्ट अपडेट कर दी थी?
क्योंकि आजकल पोस्ट पर गर्दन काट दी जाती उनका है। साफ तौर पे कह रहा है कि उन्होंने किसी नुपुर शर्मा से संबंधित कोई पोस्ट का समर्थन नहीं किया, कोई डीपी नहीं लगाई या कोई शेयर नहीं की। बाकी गलती से कोई लिंक चला गया वो अलग चीज हो सकती है। बाकी ये व्हाट्सएप का सोशल मीडिया का यूज भी कम करता है, उनका ये कहना है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि शायद संभव किसी लिंक पे अपडेट होने के बाद कोई इस तरह की घटना रही होगी, वो जांच का विषय है। लेकिन ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। कोटा में एक व्यापारी को धमकी मिल रही है। कोटा निवासी क्लॉथ व्यापारी को धमकी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से बदमाश कॉल कर रहे हैं। उदयपुर के कन्हैया लाल की तरह हत्या करने की धमकी दी गई है। पीड़ित सुरेश ने बोरखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है, लेकिन इस बार अच्छी बात यह रही कि पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और तुरंत सुरक्षा भी दे दी गई। बड़ी खबर कोटा से।